वेलकम वेलकम वेलकम। ये है मेरा यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक। यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें मैं आपको चैप्टर 8 जनरल्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ। जनरल का पूरा इंट्रोडक्शन में समझा चुकी हूँ कि क्या होती हैं जनरल एंट्रीज। यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं टीएस ग्रेवाल के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, बिल्कुल न्यू एडिशन की बुक से। यदि अभी तक आपने मेरे वीडियोस को स्टार्ट नहीं किया है देखना, तो प्लीज़ इससे पहले के वीडियोस भी देख लीजिए। सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। बिजनेस स्टडीज़ भी मैं पढ़ाती हूँ, वो भी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ मेरे ऐप को तो ज़रूर ही डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहाँ पर इन सभी चीज़ों की PDF अवेलेबल रहेगी। बहुत ही जल्दी वहाँ पर हम MCQs एंड PYQs के वीडियोज़ भी देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए बहुत ही जल्दी हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। 7 जो क्वेश्चन है वो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन का ही क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन देख लो। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। यहाँ पर सभी ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं। अभी हमने पहले भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन का क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में, उसी तरह का ये ट्रांजेक्शन्स हैं और हमें उसकी जनरल एंट्री करनी है। ध्यान से देखो, मैं बुक ले लेती हूँ बच्चों, और बुक में से मैं ट्रांजेक्शन्स को रीड करती जाती हूँ। इससे क्या होगा, हमें बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। तो देखो बुक में सबसे पहले ट्रांजेक्शन में क्या दिया हुआ है, डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग करेंट अकाउंट। तो हमने करेंट अकाउंट खोला और बैंक में पैसा सबमिट करा। तो यहाँ पर जब बैंक में पैसा जमा किया तो हमारी जो एसेट्स है वो इंक्रीज़ हो गई। बैंक में हमारी एसेट्स इंक्रीज़ हो गई, इसलिए उसे डेबिट कर देंगे। और हमारे पास का जो कैश है वो क्या हो गया, वो डिक्रीज़ हो गया, तो इसलिए उसे क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? रूल्स तो आपको याद है ना, मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन किया था हम उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। उसके बाद सेकेंड है विड्रॉ फ्रॉम बैंक। यहाँ पर हमने बैंक से विड्रॉ किया है अपने बिजनेस के लिए ही, पर्सनल यूज़ के लिए हमने विड्रॉ नहीं किया है। तो जब हमने बैंक से विड्रॉ किया तो बैंक का जो हमारी एसेट्स है वो क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई, इसलिए उसे क्रेडिट कर देंगे। और जो कैश है हमारे जो बिजनेस का वो इंक्रीज़ हो गया, इसलिए उसे डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया है बीइंग चेक रिसीव्ड। यहाँ पे पढ़ती हूँ, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रमेश whom goods were sold 12,000 लास्ट ईयर, अलाउ हिम 1% डिस्काउंट ऑन पेमेंट। देखो यहाँ पर हमने कभी कोई सामान बेचा होगा, ठीक है, बेचने के बाद अभी हमें उसका जो चेक है रिसीव हुआ है, ठीक है, 1 साल बाद हमने उसे 1% डिस्काउंट अलाउ किया है। तो अभी हमने चेक रिसीव किया है, अभी उसे बैंक में सबमिट नहीं किया है। तो यदि अभी कभी हमारे हाथ में चेक आता है तो हमेशा जो उसकी एंट्री करते हैं चेक इन हैंड करके ही करते हैं। अब जो ये चेक है ये भी है तो हमारी एसेट्स ही ना, अभी नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों हम उसे बैंक में जमा कर ही देंगे। तो इससे हम डेबिट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी जो एसेट्स है वो इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद जो डिस्काउंट अलाउ होता है, ठीक है, उससे भी डेबिट ही किया जाता है। कितने का डिस्काउंट दिया है हमने? 1%। 12,000 का 1% 120 आएगा। तो जब हम 120 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने का चेक है, 11,880 का चेक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया किससे मिला है हमें, ये रमेश से। तो रमेश देने वाला है, तो यहाँ पर हम टू रमेश कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है ना, यही जो चेक था इसे हमने बैंक में जमा कर दिया। तो जो चेक इन हैंड था हमारे पास से, जो हमारे हाथ की एसेट्स थी वो क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज हो गई, और बैंक की एसेट्स थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। यहाँ तक का आपको क्लियर हुआ? अब इसके बाद वाला जो ट्रांजेक्शन है उसे ध्यान से समझो। अप्रैल 9 का क्या बोल रहे हैं कि जो बैंक, ये जो चेक जमा किया था बैंक में वो क्या हुआ, डिसऑनर हो गया और बैंक चार्ज लग गए कितने, 20 रुपीज़, ठीक है। अब ध्यान से समझो, जो ये चेक था, ठीक है ना, कितने का हमें रिसीव हुआ था, ये चेक हमें रिसीव हुआ था 12,000 का। 12,000 का चेक हमें रिसीव हुआ था। अब हमने उसने हमें 12,000 का चेक दिया, हमने खुशी से क्या किया, उसे डिस्काउंट अलाउ कर दिया था। कितने का हमने उसे डिस्काउंट अलाउ कर दिया था, 120 का। लेकिन जब हमने बैंक में चेक जमा किया तो हमारा दिमाग ख़राब ये हो गया देख के कि हमने बैंक में चेक जमा किया है और भैया तुम्हारा चेक जो है वो डिसऑनर हो गया है। तो अब हम जो तुम्हें डिस्काउंट दे रहे थे 120 रुपीज़, अब हम वो तुम्हें नहीं देंगे। अब तुम हमें हमारे जो 12,000 है वो पूरे के पूरे हमें दो, अब हम तुम्हें कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। तो
तो जो कौन है, रमेश है, वो क्या करेगा, पूरे के पूरे 12,000 किसको देगा, जो हमको देगा, क्योंकि हमने उसे सामान बेचा था। अब इस बीच में एक की एंट्री और हो जाती है, किसकी, बैंक की। बैंक कहता है कि भैया तुमने हमारे बैंक में ये चेक जमा किया और तुम्हारा चेक डिसऑनर हो गया, किसका, रमेश का। तो बैंक भी क्या करता है, बैंक भी रमेश के ऊपर कुछ चार्जेस लगा देता है। कितने के चार्जेस लगा देता है, 20 रुपीज़ के चार्जेस लगा देता है। तो अब क्या कहानी हो जाती है, रमेश को कितना पेमेंट करना है, 12,000 का पेमेंट करना है पूरा, क्योंकि जो 120 का जो डिस्काउंट अलाउ किया गया था वो भी वापस डिस्काउंट रिसीव कर लिया गया। अब वो डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। 20 रुपीज़ का क्या था, 20 रुपीज़ का बैंक चार्जेस था, और जो अमाउंट है, ठीक है, जो बैंक को पे करना है वो कितना का पे करना है, 11900, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल बैंक में अमाउंट कितना आ जाएगा, 11900, ठीक है ना। 12,000 किसको देना है, वापस हमें देना है, पूरे के पूरे जो हमने 120 का डिस्काउंट अलाउ किया था वो वापस डिस्काउंट रिसीव कर देंगे। 20 रुपीज़ बैंक चार्ज के और 2 बैंक अकाउंट। यदि आप चाहें तो ये जो होते हैं बैंक चार्ज, इसकी अलग भी एंट्री कर सकते हैं, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट 2 बैंक अकाउंट, और 20 रुपीज़ आप वहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक कहानी हो गई अप्रैल 20 को एक और, कि रमेश सेटल हिज अमाउंट बाय इशूइंग चेक एंड इंक्लूडिंग 60 फॉर इंटरेस्ट, मतलब 12,020, ठीक है ना। ये टोटल किसको देना था, ये किसको देना था, ये रमेश को देना था, किसको, 20 रुपये बैंक के और 12,000 पूरे पूरे हमारे। लेकिन यहाँ पर उसे 60 रुपीज़ इंटरेस्ट और पेड करना पड़ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि इतना दिमाग जो हमारा ख़राब हुआ, उसके बाद हमने बोला कि नहीं भैया हमें 60 रुपीज़ इंटरेस्ट और दो। तो ये 60 रुपीज़ और ये 12020, ठीक है, ये रुपीज़ मतलब 12080, टोटल रमेश को हमें कितने देने होंगे, 12080, मिलाकर 20 रुपीज़ बैंक चार्ज, 60 रुपीज़ इंटरेस्ट एंड 12,000 जो ओरिजिनल प्राइस है उसको हमें देना होगा, ठीक है ना। जो हमें चेक उसने स्टार्टिंग में दिया था और हमने डिस्काउंट अलाउ किया था, लेकिन डिसऑनर होने के बाद क्या हो गया, हमारा दिमाग ख़राब हो गया, तो हमने डिस्काउंट देना कैंसिल कर दिया और जो डिस्काउंट दिया था वो वापस ले लिया। तो इस तरह से ये एंट्री होनी है बच्चों। अब नेक्स्ट क्या है, अप्रैल 21 की, कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा इन बैंक अकाउंट, कितना, 8,000। यहाँ पर 8,000 जो रुपीज़ थे वो कोई किसी से हमें लेने होंगे, उसने डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक में हमारी एसेट्स इंक्रीज़ हो गई 8,000 की, और किससे मिले, हमें राजा से मिले, तो राजा को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके बाद बोल रहे हैं बैंक ड्राफ्ट गॉट इशू इन द फेवर ऑफ मेसर्स लाल एंड सन 5,000 एंड बैंक चार्जेस 700। तो यहाँ पर इशू किसके फेवर में किया गया है, लाल एंड सन्स के। तो पाने वाला कौन है, यहाँ पर मैं कभी कभी ट्रेडिशनल मेथड पे भी चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने वही मेथड से पढ़ाई की है तो हमें उसी मेथड से याद रहता है, मेसर्स लाल एंड सन्स। तो यहाँ पर किसको इशू किया गया है, 5,000 का, तो उसकी एसेट्स इंक्रीज होने वाली है तो उसे डेबिट कर देंगे। बैंक चार्जेस लगाए गए हैं, तो जब भी बैंक चार्जेस क्या होते हैं, एक तरह का एक्सपेंसेस होते हैं, और जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं, हम उसे डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने उसे डेबिट कर दिया। और किसने किया है ये सब काम, ये बैंक ने किया है, तो यहाँ पर बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। टोटल अमाउंट आएगा 5,700। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्या है, अप्रैल 28 का क्या है, अ चेक ऑफ 4,000 ड्यू आफ्टर 1 मंथ डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक 3,800। एक 4,000 का चेक था, ठीक है, 4,000 का चेक था जिसे डिस्काउंट के बाद 200 मतलब 200 का उसमें डिस्काउंट दिया गया, और बैंक में आया कितना, 3,800। मतलब क्या हुआ, जो बिल था वो होना था 4,000 का, लेकिन जो डिस्काउंट का चार्जेस हुए वो 200 हुए, ठीक है ना। ये डिस्काउंट रिसीव है ना, ये डिस्काउंट अलाउ है, ये डिस्काउंट चार्जेस हैं। तो यहाँ पर जब हमने डिस्काउंट चार्जेस दिए तो वो भी हमारा एक खर्चा है, तो उसे भी हम डेबिट कर देंगे। बैंक में जो अमाउंट इंक्रीज हुआ है 3,800 का, उसे भी हम यहाँ डेबिट कर देंगे। और किससे हुआ है, BR से, बिल रिसीवेबल से। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, अप्रैल 30 की एंट्री, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम श्याम आफ्टर बैंकिंग आवर। ठीक है, यहाँ पर हमें श्याम से एक चेक मिला, लेकिन वो हमने बैंक में जमा नहीं करा। क्यों? क्योंकि आफ्टर बैंकिंग आवर मतलब बैंक
ख़त्म बंद होने के बाद हमको वो चेक मिला था, तो अभी वो चेक हमारे हाथ में ही है, तो ये वो भी है। तो हमारी एसेट्स ही ना, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट किससे मिला? श्याम से मिला। देने वाला कौन है? ट्रेडिशनल मेथड आ जाती है, कौन है? श्याम है, तो श्याम को उसे मिला। अब लास्ट क्या है? अप्रैल 30 की क्या एंट्री है? गुड्स सोल्ड फॉर कैश 7,000 एंड हाफ ऑफ सेल प्रोसीड डिपॉजिटेड इन बैंक, है ना। मतलब हमने 7,000 का गुड्स सोल्ड किया, उसमें से हमें हाफ मिल गया, लेकिन हाफ बैंक में हमने जमा कर दिया। तो हाफ मतलब हमारे है तो दोनों ही एसेट्स, बैंक वाली भी एसेट्स है एंड कैश वाली भी एसेट्स है, दोनों ही हमारी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर बैंक से हाफ में मिला 3,500, कैश से भी हाफ में मिला 3,500 और टू सेल्स अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा ट्रिकी तरीके से मैं बताने की कोशिश नहीं करती, बस एक बार माइंड में ये 5 उंगलियां ध्यान में रखना। स्टार्टिंग में क्या आता है? एसेट्स आता है। लास्ट में क्या आता है? एक्सपेंसेस आता है। एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या करते हैं? उन्हें डेबिट करते हैं। और फिर आती है लाइबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू। जब ये तीनों चीज़ें डिक्रीज होती हैं तब इन्हें डेबिट करते हैं। ठीक इसके अपोजिट होता है क्रेडिट का रूल। जब एसेट्स एंड हमारी जो एक्सपेंसेस हैं ये क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं, तब हम इन्हें क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और बीच के तीनों कौन कौन से? लाइबिलिटी, हमारी रेवेन्यू एंड हमारी कैपिटल, जब ये इंक्रीज होती हैं तब इन्हें क्रेडिट करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो बस वही बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन रिलेटेड गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। तो गुड्स विड्रॉ बाय ओनर 1,000 फॉर पर्सनल यूज़। तो यहाँ पर देखो पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है। हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तो जब हम पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं तो हमेशा परचेज को क्रेडिट करना रहता है। क्यों? क्योंकि देखो भैया, हमने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला तो पैसा तो हमारे बिजनेस से कम हुआ ना। अब यदि हम कोई सामान खरीदते तब भी तो हम बिजनेस से पैसा देते, तब भी हमारे बिजनेस का पैसा कम हो जाता। तो यहाँ पर वही हुआ है, जब हमने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है तो हमारे बिजनेस का पैसा कम हो गया, तो हम यहाँ पर उसे परचेज अकाउंट में डाल देंगे। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है ना। वैसे तो आप देखिए परचेज अकाउंट जो होता है हमेशा डेबिट होता है और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पर जब हम पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसा निकाल रहे हैं तो उसे हमें परचेज अकाउंट में डालना होगा। ठीक इसी तरह से बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट सैंपल, यदि हमने सैंपल के लिए हमारे बिजनेस का कोई गुड्स को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है तो उसे भी हमें किसमें डालना पड़ेगा? उसे भी हमें परचेज अकाउंट में ही डालना होगा। तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देखो फ्री सैंपल अकाउंट हुआ, ड्राइंग अकाउंट हुआ, ये सब मेरे क्या हैं? ये सब मेरे एक्सपेंसेस हैं। जब मेरे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना, ड्राइंग से भी मेरे एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, फ्री सैंपलिंग से भी मेरे एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसके कारण मुझे क्या करना पड़ेगा? इन्हें डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चैरिटी करी तो चैरिटी से भी मेरे एक्सपेंस इंक्रीज हो गए, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसी तरह नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? बीइंग, क्या लिखा है ये? टिम्बर यूज फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर, ठीक है ना। यहाँ पर एज्यूम दैट द फर्म इज टिम्बर मर्चेंट, तो यहाँ पे एक एज्यूमिनेशन किया गया है कि हमने टिम्बर यूज़ किया ऑफिस फर्नीचर बनाने के लिए। तो देखो जब भी कोई एसेट्स की बात होती है, चाहे लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, तो हमेशा उसका नाम मेंशन करना होता है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्या है? बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, यदि आग लग गई और गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या करेंगे? उसे भी हमें क्या करना होगा ना? लॉस बाय फायर करेंगे। लॉस बाय फायर को डेबिट कर देंगे क्योंकि ये भी क्या है? एक्सपेंसेस ही हैं। और लॉस बाय ट्रांजिट मतलब हमने सामान यहाँ से वहाँ भेज रहे थे और भेजने में हमारा कोई नुकसान हो गया तो उसे भी डेबिट करेंगे। और परचेज अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करेंगे क्योंकि भैया ये सब एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस को हमेशा परचेज अकाउंट में डालना पड़ता है क्योंकि जब हम कोई सामान खरीदते हैं तब भी तो हमारा खर्चा ही होता है ना। तो यहाँ पर हमने उसे परचेज अकाउंट में डाल दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? पास, ये किससे रिलेटेड है? ये फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है ट्रांजैक्शन, ठीक है। पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, तो देखो सारी 3-4 जनरल एंट्रीज दी हैं, तो ध्यान से हम नीचे देखते जाते हैं। क्या है? पहली, पेड रिपेयरिंग चार्जेस फॉर एग्जिस्टिंग मशीनरीज, ठीक है। हमने कोई मशीनरीज का रिपेयर करवाया तो अब उसके लिए हमने रिपेयरिंग चार्ज पे किया, तो रिपेयरिंग चार्ज पे करने से क्या हुआ? हमारा जो एक्सपेंसेस था वो क्या हुआ? हमारा एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो एक्सपेंस हुआ है जिसके कारण हमारी कैश क्या हुई है? कम हुई है, डिक्रीज हुई है, तो रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट या रिपेयर अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, ठीक है ना, क्योंकि कैश हमारी एसेट्स है, कैश कम हो गई रिपेयरिंग कराने में हमारे एक्सपेंसेस के कारण, है ना। अब हमने मशीनरी परचेज करी, यदि हम गुड्स परचेज करते तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाता, लेकिन हमने मशीनरी परचेज करी है तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू कैश, कैश हमारा कम हो गया और यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। इसी तरह से हमने फ्रेट एंड कैरेज चार्जेस पेड किए हैं, ठीक है ना। इसको मैं पूरा पढ़ती हूँ, यहाँ पे देखो लिखा होगा फ्रेट एंड कैरेज ऑन मशीनरी, देखो क्लियरली लिखा होता है जैसे ही कोई एसेट्स का नाम आ जाता है, जैसे यहाँ पर फ्रेट एंड कैरेज ऑन मशीनरी, क्वेश्चन में लिखा है ऑन मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू कैश अकाउंट, हमारी कैश खत्म हो गई उसके कारण। उसके बाद है बीइंग अमाउंट पेड टू इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ठीक है, वो भी क्वेश्चन में लिखा है। यदि मशीनरी अच्छे से मेंशन किया होता है तो आपको उस एसेट्स का ही नाम लिखना होता है, तो यहाँ पर हम मशीनरी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर देंगे। इसके बाद क्या है, बीइंग ओल्ड मशीनरी परचेज, हमने पुरानी मशीनरी खरीदी, नई खरीदी हो या पुरानी खरीदी हो, मशीनरी तो मशीनरी है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। और उसके बाद बीइंग रिपेयर अमाउंट पेड, ठीक है, बीइंग रिपेयर अमाउंट पेड ऑन अबव मशीनरी, क्वेश्चन देखना आप, ठीक है ना, उसमें मशीनरी लिखा है तो टू कैश अकाउंट कर देंगे और मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। मतलब इन्होंने ये बताया है कि जब भी कोई एसेट्स आता है तो हमेशा उस एसेट्स को डेबिट करना है, ठीक है। और यदि गुड्स का नाम आ रहा है तो गुड्स को डेबिट नहीं करना, हमें परचेज अकाउंट को डेबिट करना है। ये बात तो आपको अभी तक आ गई, क्लियर हो गई, समझ में आ गई, तो वही चीज़ है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, क्या क्वेश्चन है ये, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। यहाँ पर पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट 31 मार्च 2024। देखो यहाँ पर ये जो है बहुत ही अच्छा नई एंट्री है और अच्छी एंट्रीज है। ये यहाँ पर इंटरेस्ट की एंट्रीज हैं, ठीक है, इंटरेस्ट की, आउटस्टैंडिंग की, एक्रूड की, इस तरीके की ये एंट्रीज हैं, तो हमें ध्यान से समझना है इसको। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, देखो इंटरेस्ट ड्यू है, हमें किसी से इंटरेस्ट लेना है लेकिन वो रिसीव नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेन का भी यूज़ करूँगी। इंटरेस्ट क्या है, ड्यू है, ठीक है, और रिसीव नहीं है, तो ये क्या कहलाता है, एक्रूड इनकम इंटरेस्ट कहलाता है, सॉरी, ठीक है। इंटरेस्ट ड्यू है बट रिसीव नहीं है। यदि हमें पहले से इंटरेस्ट मिल जाता, ठीक है, हमें किसी से इंटरेस्ट लेना होता और वो 1 महीने पहले दे देता, तो उसे क्या कहते हैं, प्रीपेड इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ड्यू है, तो ड्यू इंटरेस्ट को हमेशा एक्रूड इंटरेस्ट कहते हैं। ये मेरा क्या है, रेवेन्यू है। अब देखो बच्चों, ये रेवेन्यू मेरा इंक्रीज होना चाहिए था लेकिन उसने मुझे दिया ही नहीं, तो अभी ये रेवेन्यू मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जब रेवेन्यू डिक्रीज हो जाता है तो उसे क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। लेकिन इंटरेस्ट रिसीव होना है मुझे, ठीक है, होगा, अभी नहीं हुआ है लेकिन बाद में होगा। तो जब ये मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा तो मेरे पास क्या होगा ना, मेरी जो रेवेन्यू है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जब मेरी रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगी तो उसे मुझे क्रेडिट कर देना है और अमाउंट लिख देना है। समझ में आया। बीइंग सैलरी ड्यू टू स्टाफ, ठीक है, सैलरी है वो स्टाफ को देना है, मतलब अभी हमने दी नहीं है, उसे देना है। तो सैलरी को जब मैं दूंगी तो सैलरी अकाउंट डेबिट करूंगी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्यों, क्योंकि सैलरी क्या है, मेरा एक्सपेंसेस है, लेकिन अभी मैंने दिया नहीं है, तो यहाँ पर अभी मैंने दिया नहीं है, जब मैं दूंगी तब सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे। तो देखो जो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, हमेशा जो एक्सपेंसेस होते हैं जब वो इंक्रीज होते हैं तो उन्हें डेबिट करना होता है, लेकिन अभी दिए नहीं गए हैं, मतलब अभी कम ही हैं, अभी मैंने अपने पास ही पैसा रखा है, दिया नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट करेंगे। समझ आ रहा है ना। यहाँ पर सैलरी क्या है, हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करते हैं, ठीक है तो हमारा एक्सपेंसेस ना, लेकिन अभी हमने दी नहीं है, ठीक है ना, तो हमारी अभी ये एक्सपेंसेस हुआ नहीं है, इसलिए इसे क्रेडिट कर देंगे। होगा, अभी हुआ नहीं है, होगा, इसलिए इसे डेबिट किया है, लेकिन अभी हुआ नहीं है इसलिए इसे क्रेडिट कर दिया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बीइंग रेंट पेड प्रीपेड, मतलब रेंट मुझे पेड करना था लेकिन मैंने उसे पहले ही पेड कर दिया, मुझे करना था 1 महीने बाद लेकिन मैंने उसे पहले ही पेड कर दिया। तो रेंट मेरा क्या है, एक्सपेंसेस है। जब मेरा रेंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जब मेरा रेंट क्या है, एक्सपेंसेस है, जब मेरा रेंट इंक्रीज हो जाता है तो मैं उसे डेबिट करती हूँ। लेकिन क्या हुआ, मैंने पहले ही पे कर दिया, तो मेरा जो रेंट मेरे का पैसा मेरे पास था वो क्या हो गया, वो मेरा डिक्रीज हो गया। तो जब वो डिक्रीज हो गया तो मुझे उसे क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। क्यों डिक्रीज हो गया, क्योंकि भैया मैंने पहले ही रेंट पेड कर दिया। समझ में आ रहा है ना। आप ऐसे कॉन्सेप्ट को समझना कि ये एक्सपेंसेस है,
यदि मैंने इसे पेड नहीं किया है और उसका पैसा मेरे पास अभी भी पड़ा है तो मुझे क्या करना है, मतलब मेरे पास अमाउंट है तो वो उसे मुझे डेबिट करना है। जैसे प्रीपेड रेंट मैंने पेड कर दिया, ठीक है ना, तो मेरा क्या हुआ, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो उसे मैंने डेबिट कर दिया। अब सैलरी थी, सैलरी को मैंने पेड नहीं किया था तो मेरे पास अभी भी पैसा था, तो मतलब क्या हुई थी, सैलरी मेरे पास डिक्रीज हो गई थी, तो डिक्रीज को मैंने क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। तो वही चीज़ यहाँ पे करना है। बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइड ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन मतलब जैसे मैंने मेरी एक टेबल खरीदी, अब मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, 1 साल यूज़ किया, 2 साल यूज़ किया, 3 साल यूज़ किया, तो उसकी वैल्यू में थोड़ी कमी आती गई, तो उसे क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं, मतलब वैल्यू में कमी होना। तो अब वो जो डेप्रिसिएशन है वो क्या होता है, उसे हमें लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर 10,000 का डेप्रिसिएशन बोला गया, तो डेप्रिसिएशन क्या है, मेरा एक एक्सपेंसेस है, और जब मेरा एक्सपेंस इंक्रीज होता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन एक तरह से एक्सपेंसेस है, और जब वो इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करते हैं। और किसके कारण हुआ डेप्रिसिएशन, फर्नीचर के कारण, तो उसे मैंने क्रेडिट कर दिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, बीइंग गुड्स टू यूज टू मेकिंग फर्नीचर। देखो मैंने फर्नीचर बनाया, ठीक है, और किससे बनाया, मतलब गुड्स का यूज़ किया, तो गुड्स को तो हम कभी लिखते नहीं है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि क्या हुआ, जब मैंने फर्नीचर बनाया तो वो मेरी एसेट्स इंक्रीज हो गई। अब एसेट्स इंक्रीज हो गई तो मेरा खर्चा भी तो हुआ ना, तो मैं यहाँ पे किससे बनाया है, यदि मैंने कैश से बनाया होता तो टू कैश अकाउंट लिख देती, लेकिन मैंने यहाँ गुड्स से बनाया है तो टू मुझे परचेज अकाउंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि गुड्स अकाउंट को कभी भी नहीं लिखा जाता। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखो रिसीव कमीशन 20,000 बाय चेक एंड हाफ ऑफ एडवांस कमीशन। ठीक है, देखो अब जो कमीशन है, कमीशन जो है वो मिला मुझे 20,000 का, मिलना चाहिए था 10,000 का, लेकिन जो 10,000 है वो एडवांस में दे दिया। टोटल कितना कमीशन रिसीव हुआ, 20,000 का। 20,000 अभी मिलना चाहिए था, और 10,000 अभी मिलना चाहिए था, 10,000 नेक्स्ट मंथ मिलना चाहिए था, लेकिन 10,000 अभी का तो अभी मिल गया, लेकिन एडवांस जो नेक्स्ट मंथ का था वो भी मिल गया, तो टोटल 20,000 मिल गया। तो 2 कमीशन अकाउंट जो अभी मिला है और 2 एडवांस कमीशन जो एडवांस में मिल गया है। क्लियर। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा ये गैप हो गया, क्या है, बीइंग अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो कैपिटल क्या है, हम फर्म को जब चलाते हैं तो कुछ ना कुछ पैसा उसमें लगाते हैं। अब जो फर्म होती है ना, वो हमें ओनर को क्या करती है, उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। तो ये क्या है, ये एक तरह से एक्सपेंसेस है, फर्म के लिए खर्चा है। तो जब खर्चा होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, जब खर्चा एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उसे डेबिट करते हैं। और किसके थ्रू इंक्रीज हुए हैं, कैपिटल अकाउंट के कारण इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि कैपिटल लगाई थी इसी कारण तो इंक्रीज हुए हैं। तो टू कैपिटल अकाउंट 8,000 कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो है वो फर्म के लिए प्रॉफिट है। क्यों, क्योंकि हमने फर्म से पैसा निकाला था 10,000, लेकिन अब हम जो पेमेंट करेंगे 10,000 से ज़्यादा करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ करेंगे, तो फर्म का तो बेनिफिट हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्म का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और किसके थ्रू मिला, ड्राइंग अकाउंट के थ्रू मिला। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा हो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।